तो 23 से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वेरिएंट ही है। सेम वही 9.8 की वैल्यू यूज करनी है वैल्यू ऑफ जी की जगह पर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर डायग्राम करेक्टली शोज द फोर्स z एज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ x एंड y। अब रिजल्टेंट फोर्स z को रिप्रेजेंट उन्होंने डायग्राम में कर दिया है किसी एक ऑप्शन में। अब आपने सही वाली फोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एग्जैक्टली रिजल्टेंट शो कर रही है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल वाई एक्स मतलब वाई फोर्स है हॉरिजॉन्टल, और एक एक्स फोर्स है वर्टिकल। ठीक है, अब नॉर्मली इसमें क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपने देखना है कि इसमें रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक तो हेड टू टेल रूल नहीं है। ठीक है, इसमें आपको याद होगा कि जब कॉम्बिनेशन करते हैं वेक्टर का तो हेड टू टेल रूल से करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हेड टू टेल रोल का कॉम्बिनेशन नहीं अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि अगर आप एट अ टाइम दोनों फोर्सेस अप्लाई करते हो तो आपको पता है इसके मिड में जो है वो बॉडी कहीं मूव करेगी, वो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी आपको। इसी तरह से सेम बी में भी यही ऑप्शन है, बस बी में चेंज ये किया है कि जेड की डायरेक्शन को रिवर्स करके शो किया है। ठीक है, तो ए और बी तो कैंसिल आउट हो गई, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब सी और डी की बात है। अब सी और डी में अगर आप देखो तो अब सी और डी में इन्होंने हेड टू टेल रूल को शो किया है। ठीक है, अब उसमें बस डायरेक्शन आइडेंटिफाई सही करनी है। अब आप यहाँ पे देखो एक्स। डी। अब आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पर एक्स का हेड है और वाई की टेल है। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल कंबाइन हो रहा है, बस प्रॉब्लम ये इन्होंने जो रिजल्टेंट दिखाया ना वो रिवर्स दिखा दिया, वाई टू एक्स दिखा दिया। हालांकि जो रिजल्टेंट बन रहा है वो हेड टू टेल रूल, एक्स का हेड है तो वो एक्स से वाई की तरफ जाना चाहिए। तो बस ये एरो जो है ना ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब ये एरो उन्होंने डी में सेट कर दिया, बाकी हेड टू टेल रूल आपके पास एज इट इज सही का सही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी, सी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में इस तरह से अब हेड टू टेल रूल आते नहीं है, पहले बहुत आते थे पुराने पेपर्स में, लेकिन आपने नए 5-6 साल के भी लास्ट देखे उसमें अब पूछते ही नहीं है ये पार्ट। तो बस एमसीक्यूज में कभी कभार ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। टर्मिनल का मतलब आपको पता है डी। स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन होगी, तो अगर किसी को कोई डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पार्ट ऐसे है तो ये पार्ट क्यों नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अब आपने कहा बी। अब बी में द एयर रेजिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आपको पहले पता चल जाता है टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से ही, और एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये कि एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस को भी हम 0 कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसमें बाकी ऑप्शंस की जरूरत है नहीं। एक में नेगेटिव है, दूसरे में भी नेगेटिव है, एक में लिखा हुआ है नो एयर रेजिस्टेंस, दूसरे में भी नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, फिर तो वो फ्री फॉल आपके पास ऐसा होता है जैसे स्पेस, स्पेस में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर तो बॉडीज बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ व्हीकल और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 400 सेकेंड्स। बहुत इजी है, आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सी। सी ओके, सी। हम कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व यूज होगा।
और एरिया अंडर द कर्व के रिजल्ट में आपको सिर्फ ट्राइंगल मिल रहा है, राइट एंगल। और इसका फॉर्मूला भी आप सबको याद है। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो बेसिकली वो 20 2 से कैंसिल आउट होके 10 बन जाएगा। तो वो 400 में एक जीरो और ऐड कर दिया, 4000। ठीक है, यहाँ तक तो इजी है। और पार्ट 4, ऑन द अर्थ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 5 सेंटीमीटर when a mass of 3 kg is suspended from one end. Gravitational field strength is 1/6 18. of that of the earth। ठीक है, चेक कर लेते हैं। और which mass on the moon would stretch the spring by the same extension। ठीक है, अब मून पे ग्रेविटी क्योंकि कम है, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, जो अर्थ पे जितना स्ट्रेच कर पा रहा था, अब वो उस उतना स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कम स्ट्रेच कर पाएगा। तो अब आपने ये चेक करना है कि कौन सा मास एग्जैक्टली वहां पर सेम वैल्यू देगा। तो उसके लिए उन्होंने आपको रेफरेंस के लिए मास वैल्यू दी है और एक्सटेंशन भी दिया है। ठीक है, आप उसकी हेल्प से जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही बन रहा है। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ सरफेस पर आप W इक्वल्स टू एम जी करोगे, तो यहाँ पर तो वैल्यू 9.8 यूज करते हैं हम। और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 29.4. 29.4। ठीक है, मतलब अगर किसी को पार्ट नहीं भी समझ आया तो उसके लिए वर्किंग भी है कि इससे क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई की। और इसी तरह से अगर हम मून के लिए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो मून के लिए भी हमें सेम वेट चाहिए। सेम वेट होगा, वो सेम उसको एक्सटेंड कर लेगा। तो यहाँ पर भी हम W इक्वल्स टू एम जी लगाएंगे। मास चेंज नहीं होता, वो यूनिट कांस्टेंट रहेगा। मास सेम रहेगा, सॉरी, मास क्योंकि चेंज करेंगे तो वेट चेंज होगा। तो अब इसमें से आपने मास की The सिलेक्शन कर ली। gravitation field strength will हाँ, change. अब आपके पास ग्रेविटेशनल जो है वो चेंज कर दी उन्होंने 6 टाइम्स। 9.8 divided by 6 here. हम्म। और अब आपके पास जो है वो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से मास को अननोन कर दिया। ठीक है, और वेट की जगह पर आप 29.4 लिख दो, क्योंकि ये हमें फाइनल वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम इससे मास की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। 29.4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9.8। 18. ठीक है, अब आपको ये चीज़ कंफर्म भी हो गई कि 18 आपका आंसर क्यों सेलेक्ट किया हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राइस पोर किए into the dish that hangs from a spring balance. He records the reading. A customer buys some pasta. The shopkeeper noticed that the reading on the spring balance, which is pasta in the dish, is the same as it was with just rice in the dish. D. अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो द शॉपकीपर नोटिस दैट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विद जस्ट पास्ता इन द डिश इज द सेम एज इट वाज विद जस्ट राइस इन द डिश। तो अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो दोनों के लिए सेम थी, कि दोनों में आपको रीडिंग सेम मिली। ठीक है, तो अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि वो मास या इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस का जो यूज होता है वो वेट के लिए किया जाता है।
तो इसका मतलब है कि राइस और पास्ता दोनों का वेट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस का काम वॉल्यूम नोट करना नहीं है, डेंसिटी नोट करना नहीं है, टेम्परेचर नोट करना नहीं है, तो बहुत सिंपल है कि वेट ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ एन irregular shaped stone, the stone is। अच्छा, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि which other apparatus does the student needed to calculate the density। अब ये वाली चीजें हमने थ्योरी में इतनी डिटेल में की हुई है। ठीक है, कि सबको पता है कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाटर का वॉल्यूम नोट करेंगे, फिर स्टोन के साथ वॉल्यूम नोट करेंगे, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करके और फिर फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम में हम उसे फिट करके और उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा आपको और क्या apparatus चाहिए होगा। अब वॉल्यूम तो हम इससे नोट कर लेंगे, लेकिन मास के लिए हमें जो है वो कोई apparatus लाजमी चाहिए। और मास के लिए आपको पता सिंपल बैलेंस चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो चाहे, ताकि हम उससे मास नोट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक भी इजी है, क्योंकि आपके पास एग्जाम इस वाले में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 45 मिनट्स होते हैं। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दें, लेकिन सॉल्व करने के लिए तो टाइम चाहिए, भले आपको सारे क्वेश्चंस ही आते हो, लेकिन टाइम अगर कम होगा तो डेफिनेटली सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से काफी क्वेश्चंस एक कैलकुलेशन वाला होता है, तो उसमें दो तीन फिर सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के दे देते हैं वो, ताकि टाइम भी कवर हो जाए और क्वेश्चंस भी। उसके बाद यार, ट्रेन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बुक इज ऑन अ टेबल। इन द ट्रेन द डायग्राम शोज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक। वेट एक्ट कर रही है, कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है और टेबल, तीन फोर्सेस उन्होंने शो की है। और हाउ इज द ट्रेन मूविंग। B. बी, ओके। क्योंकि अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि कांटेक्ट और ये वेट, ये तो एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। ए, ठीक है, ए भी चेक कर लेते हैं। और बस फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उन्होंने आपको रिप्रेजेंट कर दी, कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से है। अब इसमें क्या होता है नॉर्मली, कि आपने ये सोचा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फॉरवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से बैकवर्ड जो है वो हमें मोशन जो है वो शो करनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है, अब एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और बुक जो है वो टेबल पर है। ठीक है, तो हम ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेन को किसी के साथ हम लिंक नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हम डायरेक्शन इस तरह से कंसिडर करें। और यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है। यूनिफॉर्म स्पीड में तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। ठीक है, तो उसमें तो ये वाला आइडिया यूज ही नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपके पास फाइनल ऑप्शन ये बचता है कि कार ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है। अब इन्होंने कोई बैकवर्ड फोर्स भी शो नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रेन तो डेफिनेटली अगर मूव कर रही है, लेट सपोज ये ट्रेन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर आप लेफ्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, एक्सेलरेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम, तो लेफ्ट ऑफ द डायग्राम की तरफ अगर आप टिक कर रहे हो, तो अब बुक का कांटेक्ट तो टेबल के साथ है, तो उसकी फ्रिक्शन भी टेबल के साथ है, मतलब पूरी ट्रेन के सरफेस के साथ नहीं है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली कार के डैशबोर्ड वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो तब उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, अदरवाइज आपने देखा होगा कि वो अपनी जगह स्टिल ही होते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है बेसिकली फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का काम क्या है कि ऑपोजिट जो है वो काम कर रही होती है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉरवर्ड चला जाता है, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा फोर्सेस की टर्म्स में सोचो, तो सी और डी तो जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई है, उसमें तो कोई एक्सेलरेशन होगी नहीं।
और उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं लिखा कि फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट है जिसकी वजह से हम बैलेंस वाला पार्ट टिक कर दें। तो अब या तो ए होगा या बी होगा। अब आपने कहा, एक ने बी और एक ने कहा ए। ठीक है। तो अब आपके पास जो ट्रेन मूव कर रही होगी, तो ट्रेन भी जो है वो फॉरवर्ड यानी राइट हैंड साइड की डायग्राम जहाँ पे फ्रिक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल सेम उसी तरह से है कि जिस तरह से वो कॉन्वेयर बेल्ट होता है नॉर्मली एयरपोर्ट्स में, वो भी फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली जो उस पर रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट कर रही होती है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन आपके पास उसमें बैकवर्ड एक्ट करेगी, तो जब आप उसको होल्ड करोगे या उस पर ड्रैग करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको फोर्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ट्रेन फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर फॉरवर्ड ही अप्लाई हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे बैकवर्ड अप्लाई होगी, तो बैकवर्ड अप्लाई होने पे क्या होगा कि ये फोर्स तो बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस होने की वजह से, हाँ, वो ऑपोजिट वर्क करती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या है कि बुक मूव नहीं कर रही, अभी ट्रेन मूव कर रही है। और बुक उस ट्रेन में रखी हुई है और टेबल के सरफेस पर है। तो ना तो टेबल का सरफेस मूव कर रहा है, ना हम बुक को मूव करवा रहे हैं। लेकिन पूरा ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये सारी चीजें कनेक्टेड है, वो मूव कर रही हैं। तो अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखोगे ना, तो उसमें आपके पास अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को फिर कैंसिल आउट कर देंगी। क्योंकि बुक मूव नहीं कर रही, बुक मूव ना करने का मतलब क्या है कि इक्वल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। तो इक्वल और ऑपोजिट अगर आप कर दोगे लेफ्ट में, ठीक है, तो फिर तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी की, बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो इस वजह से लेफ्ट साइड पर जो है वो फोर्स नहीं होगी, इसमें ट्रेन जो है वो फॉरवर्ड ही मूव कर रही होगी, और फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम होगी। ऑप्शन बी। ठीक है। सर क्यों- हाइपोथेटिकली इफ ट्रेन स्टॉप्स तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स आपकी ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी, राइट? हाँ, क्योंकि उस वक्त फिर चेंज आएगा। और क्योंकि उस वक्त क्या है कि टेबल भी जो है वो, फिर उसके साथ जब आप रिएक्ट करके देखोगे फिर वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्लियर लिखा हुआ हॉरिजॉन्टली इन स्ट्रेट लाइन, कि अगर वो कर्व भी होती तो डेफिनेटली फिर रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सर्कल चली जाती कर्व पाथ की वजह से। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो केस है बेसिकली वो ट्रेन के साथ है, बुक और टेबल में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, उनको हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, इस वजह से। ठीक है। Alright, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपने ये बताना है कि नॉट इक्विलिब्रियम का केस। C. अब इसमें टोटल 4 बीम्स हैं, और नेग्लिजिबल वेट है इनका, यानी रॉड का वेट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है हमें। और बस आपने इसमें बताना है कि कौन सी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्शंस आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। जैसे ये रोटेशन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, इसकी रोटेशन यहाँ पर है, तो आपको पता है कि 3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बैलेंस है क्योंकि रोटेशन भी ऑपोजिट है और क्वांटिटीज भी बैलेंस हो रही हैं। और सी को अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो मोमेंट बन रहा है वो 3 Nm है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे 6 बन रहा है। तो इसमें जो है वो तो सी इज नॉट। अनबैलेंस, हाँ, तो सी जो है वो अनबैलेंस है। तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी आप अगर रैंडम देख लो, 6 to 12, 6 to 12, और 4 to 8, और यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, और ये भी आपके पास 2 2 ज़ा 4, और 4 × 1 4, ये भी आपके पास दोनों 8 बना रहे हैं दोनों एंड पे। तो सब बैलेंस है सिवाय ऑप्शन सी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें है कि मास जो है वो ऑब्जेक्ट का 1.2 kg है, और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की।
When it is acted on by a force of 4 Newton, the velocity of the object increases to 5 meter per second in the same direction. For which period of time does the force act on the object? अब आपने इसमें टाइम फाइंड आउट करना है. I think it's Yeah. ए. yeah. A. ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज होकर 5 पर चली गई. ठीक है, तो अब आप अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट भी करते हो तो सबसे पहले हम अगर F इक्वल्स टू एम ए की बात करें तो इसमें फोर्स गिवन है 4 और मास गिवन है 1.2. तो इसमें से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे. फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं और हमें टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ऊपर 3 बच रहा है, नीचे भी 3.3, यानी नीचे वैल्यू ग्रेटर है. तो इसका मतलब है डेफिनेटली 1 से छोटा ही आंसर बनेगा. अगर कैलकुलेट ना भी किया जाए तो आपको रफ एक आइडिया हो गया कि ये 1 से लेस ही आंसर बनेगा. So what if we use the impulse formula? इम्पल्स, हाँ उसमें भी कर Yeah, सकते I हो. use that. हाँ सेम है वो. That's what ठीक है, तो सारी क्वांटिटीज को कंबाइन. Ft is equal to हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो आप. ठीक है, उसके अलावा 10 है विच रॉ अबाउट द चेंज ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी स्टोर मस्ट बी करेक्ट. प्रोसेस है एनर्जी स्टोर और चेंज ऑफ एनर्जी इन स्टोर, तो इसमें से आइडेंटिफाई. A. ऑप्शन ए, वाटर पम्प्ड अप टू अ हाई एल्टीट्यूड डैम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है. चेंज ऑफ एनर्जी इन स्टोर इंक्रीज, सही है, क्योंकि पंप किया जा रहा है तो ग्रेविटेशनल उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इसमें काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो मोशन के वक्त होगी और एनर्जी डिक्रीज भी नहीं हो रही है. एयर पासिस थ्रू अ विंड टरबाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर, अब इसमें ग्रेविटेशनल लिख दिया. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपके पास बेस्ट है. अ वुमेन ऑफ मास 50 kg एंड 81 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. स्पीड फाइंड आउट करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है. मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फॉर्मूला यूज करना है बस और आंसर आ जाएगा. C. A child run up a set of stairs 4 times. The time taken for each run is recorded. Which time is measured when the child's useful power is greatest? तो जब चाइल्ड की पावर ग्रेटेस्ट होगी तो उस वक्त कौन सा टाइम रिकॉर्ड किया गया होगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए बहुत इजी है. पावर जो है वो लिंक करती है वर्क डन ओवर टाइम पे. तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट होगा तो पावर उस वक्त मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब कम टाइम लिया होगा चाइल्ड ने तो उस वक्त जो है उसने मैक्सिमम पावर जो है वो कंज्यूम की होगी. ठीक है, क्योंकि उसने वो 4 सेट्स जो है वो बहुत तेजी से कंप्लीट किए होंगे, उसका टाइम जो है वो सबसे शॉर्ट गया होगा उसमें. क्योंकि टास्क उसका सेम है, वर्क डन उसका सेम है. उसने जो है वो 4 टाइम्स उसने रन अप करना उस पे स्टेयर्स पे, उसका टास्क सेम है. अब डिपेंड करता है कि कब वो फास्ट कर रहा है कब वो स्लो कर रहा है. जब वो फास्ट कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी पावर ज्यादा होगी, टाइम कम ले रहा होगा वो.
ठीक है, इस तरह से। तो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम 10 सेकेंड्स है। और Wait, sir, can you explain again? बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट My इस bad, तरह, my bad. हाँ, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी तो गिवन नहीं है कि आप किसी को रेफरेंस ले सको। अब उसमें बेसिकली रेफरेंस ये ले रहे हैं कि अब इसने ये जो रन अप करना है ना, बेसिकली ये 4 टाइम्स करना है। तो बेसिकली इसका वर्क डन जो है ना, Oh, wait, I get it, I get it, I get it. Yeah, तो उसका टास्क हर बार सेम yeah, all है। right, sir. We can continue. अब डिपेंड करता है अगेन वही बात, जब रेस होते हैं तो रेस में जो सबसे पहले आता है तो उसको कम टाइम कंज्यूम कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी पावर को हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं। और इसमें अब आपने फाइंड आउट करना है प्रेशर, हाइट ऑफ द reservoir, वाटर ऑफ द reservoir गिवन है 15 meters, डेंसिटी गिवन है, प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है एट द बॉटम ऑफ द डैम। अच्छा, अब इसमें Is it D? ठीक है, डेंसिटी गिवन है, आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, और हाइट है 15। अब इसमें आपने फॉर्मूला यूज करना है ρGH, और प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ रहा है। हम्म, अब आप यहाँ तक देखो, क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो आपके पास ये सेक्शन 1 चल रहा था। तो आप इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप स्पेसिफिक सेक्शन वाइज करना चाह रहे हो। तो आप जो है वो स्टार्टिंग क्वेश्चंस आपको प्रेशर तक, लास्ट टॉपिक प्रेशर ही है जर्नल फिजिक्स में, तो जहाँ तक आपको क्वेश्चन मिले प्रेशर तक, तो आप वहाँ तक उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, कल 23 मई जून पेपर 2 वेरिएंट 1 का हमने सेक्शन 1 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सारे जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चंस थे। और अब हम उससे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड सेक्शन आपके पास थर्मल का होगा, और इसमें आपको आइडिया भी हो जाता है कि अब जैसे 13 क्वेश्चंस जो है वो जर्नल फिजिक्स से हैं, तो आउट ऑफ 40 आप इसका वेटेज चेक कर सकते हो कि आउट ऑफ 40 जो है वो 13 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ जर्नल फिजिक्स के ही हैं। तो मोर देन 20% आपको सिर्फ जर्नल फिजिक्स से ही मिल जाएंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में भी। 32% जो है वो आपका इसी से कवर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ से थर्मल सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और थर्मल में भी अब हम चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसमें माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट है, तो आपको आइडिया तो हो जाएगा, इसमें ब्राउनियन मोशन यानी जिगजैग मोशन वाला कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। और a student uses a microscope to observe pollen moving on the surface of water, which statement describes the reason for this movement? C. सी। अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि हम 10 पार्टिकल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 10 पार्टिकल के साथ 10 पार्टिकल और एयर, एयर मॉलिक्यूल्स यानी एयर के अपने पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, तो उनकी कोलिजन से भी ये एक्सपेरिमेंट होता है।
लेकिन नॉर्मली इसको प्रॉपर करने के लिए मतलब आप अगेन वही बात है, एयर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वाटर और पॉलिन ग्रेन्स की एग्जांपल ली जाती है कि उसमें मूवमेंट जो है वो क्लियर आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब सी में माइक्रोस्कोपिक पॉलिन पार्टिकल्स आर मूव बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे वाटर सरफेस में, तो उनको वाटर मॉलिक्यूल्स पुश करेंगे, जिसकी वजह से आप उनकी रैंडम मोशन देख सकते हो, क्योंकि वाटर में कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो होता नहीं है मूवमेंट का, सेम लाइक एयर पार्टिकल्स। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव बाय माइक्रोस्कोपिक। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉट पॉलिन ग्रेन्स को हमने वाटर में ऐड किया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उसे पुश करके और उसकी मूवमेंट को अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉलिन पार्टिकल्स आर मूव बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पॉलिन पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोप क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ही जो होता है कि जिसकी वजह से क्लियरली ऑब्जर्वेशन होती है। और सिंपल ब्राउनियन मोशन में हमने पूरा एक रैंडम भी आप उसको गो थ्रू करोगे इसका पैराग्राफ, तो उसमें माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है उसकी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कि मूवमेंट किस तरह की है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक पॉलन पार्टिकल्स। वरना ऑप्शन डी भी जो है वो हाफ ऑप्शन सी से मिलता जुलता है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो है वो वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, which statements about evaporation of water are correct? Evaporation causes the remaining liquid to cool. During evaporation, the more energetic particles escape from the surface of liquid. Evaporation only happens at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन भी इजी। B. बी, क्योंकि एवापोरेशन में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री रिक्वायर्ड होता है। बाकी स्टार्टिंग टू स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है एवापोरेशन के लिए, क्योंकि जब हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव करेंगे सरफेस को, तो जो बाकी बचेंगे उनका टेम्परेचर लो हो चुका होगा। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन 16, सम हॉट वाटर इज सील्ड इनसाइड अ मेटल कैन। दिस द कैन इज इन अ वैक्यूम in outer space. The hot water slowly cools down. How does the thermal energy escape into space? ठीक है, बहुत क्लियरली उन्होंने आपको मेंशन करके दिया है, स्पेस की बात हो रही है, तो ये हिंट आपके पास इनफ होगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे हीट ट्रांसफर करने के लिए। P. बाय कन्वेक्शन, बाय evaporation देन कन्वेक्शन। B. बी। अच्छा, एक आपने कहा बी, एक आपने कहा सी। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये कि सम हॉट वाटर इज सील्ड इनसाइड अ मेटल केन, द केन इज इन वैक्यूम। अब टेम्परेचर जो हाई है वो वाटर का हाई है। ठीक है, टेम्परेचर वाटर का हाई है और दूसरा मटेरियल केन। ठीक है, यहाँ पे दो मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हैं हीट ट्रांसफर के। तो पहले हॉट वाटर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा मेटल केन को। ठीक है, अब हॉट वाटर और मेटल केन तो दोनों कांटेक्ट में, दोनों कांटेक्ट में होने का मतलब ये कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि कंटेनर सील्ड है, तो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बी। तो सबसे पहले कंडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी आइदर ऑप्शन ए और बी। और सेकेंडली, अब स्पेस की बात की है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, और विदाउट मीडियम सिर्फ रेडिएशन ट्रेवल्स कर सकती है, तो इसलिए ऑप्शन बी यूज करेंगे हम यहाँ पे हीट के ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वाटर टू दी आउटर स्पेस। ठीक है, फर्स्ट कंडक्शन प्रोसेस और उसके बाद रेडिएशन प्रोसेस। क्योंकि कन्वेक्शन तो हो नहीं पाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वैक्यूम है कंप्लीट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कन्वेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3, इस वेरिएंट में फिलहाल सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐड किए हैं,
थर्मल से, क्योंकि अब थर्मल इतना शॉर्ट हो गया है और उसमें कैलकुलेशन भी सिर्फ एक फॉर्मूला ही है आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स लॉ ऐड कर देते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वेरिएशन थोड़ी ज़्यादा भी, क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इस वेरिएंट में फिलहाल 3 थे, क्योंकि यहाँ से अब नेक्स्ट आप वेव्स स्टार्ट हो गया। जिस तरह से थ्योरी में पैटर्न था ना, 3 सेक्शंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जर्नल और इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स। इसी तरह से एमसीक्यूज में भी सेम वेटेज यूज होता है। अब यहाँ पर जो है वो वेव का क्वेश्चन है, जिसमें A. डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, ए हम चेक कर लेते हैं। 4 वेव्स गिवन है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है। लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो ए और बी में लार्जेस्ट है। ठीक है, सी और डी में तो एम्पलीट्यूड लो है। तो सी और डी तो पॉसिबल हो नहीं सकते, क्योंकि एम्पलीट्यूड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर जब हम आते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे, तो नंबर ऑफ वेव्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो सिंपल आपको दिख रहा है कि नंबर, जो ऑप्शन ए है उसमें नंबर ऑफ वेव्स भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग अ ग्लास ब्लॉक। यानी रेयर टू डेंस मीडियम की बात हो रही है। यहाँ पे एयर मीडियम है रेयर, और फिर ग्लास मीडियम है। कौन सा फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेशन का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा फॉर ग्लास? अच्छा, इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एंगल उन्होंने सरफेस के साथ दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सही दिया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 होगा। और B. Oh wait, never mind. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली बस आपने चेक करना है कि आपका जो एंगल बनेगा, ग्रेटर एंगल को हम न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी 40 को हमें न्यूमरेटर में रखना है, और स्मॉलर एंगल को डिनोमिनेटर 25, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल को शो कर रही है। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। सो 40/25, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में टाइम कम होता है, तो इतना ज़्यादा जो है वो थिंकिंग का प्रोसेस नहीं होता, बस बेसिक टू द पॉइंट आपकी जो नॉलेज है वो आप अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 19 लेंथ से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पी पे प्लेस किया है, यानी बियॉन्ड 2F रखा हुआ है। तो आपके माइंड में वो बियॉन्ड 2F वाली एक पिक्चर जो है वो, उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन होगा। फोकल लेंथ भी दोनों साइड पर मार्क किए हुए, 2F भी दोनों साइड पर मार्क किया हुआ है। ऑब्जेक्ट O इज मूव टू पॉइंट Q ऑन द डायग्राम। इसका मतलब है हम उसे यहाँ पर ले आए ऑब्जेक्ट को, और जब ऑब्जेक्ट को Q पर लेकर आएंगे, तो अब केस चेंज हो गया, बिटवीन F एंड 2F वाला केस हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं I विच, think it's B. बी, ओके। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जितना ऑब्जेक्ट क्लोज शिफ्ट होता है लेंस के, इमेज उतना दूर शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है इमेज बियॉन्ड 2F चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F था, इमेज बिटवीन F एंड 2F बन रही थी। अब जब ऑब्जेक्ट आपके पास बिटवीन F एंड 2F है, तो इमेज जो है वो बियॉन्ड 2F चली जाएगी, और जाहिर सी बात है जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसकी वजह से साइज भी उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इमेज का। और इन्वर्टेड तो बनती ही है रियल इमेज। रियल इन्वर्टेड, ऑप्शन बी।
डिस्पर्जन आइडेंटिफाई करना है प्रिज्म के थ्रू। बी। बी। अच्छा, डिस्पर्जन में आपको ये चीज पता है कि जब लाइट एंटर होगी एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और जब डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो वो अपने कलर्स की रेंज के वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली स्प्लिट हो जाती है ग्लास में जाती। यहाँ पर जो है वो उन्होंने ये चीज शो नहीं की, इसलिए ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। और सी में प्रॉब्लम ये है कि पहले यहाँ पर बेंड होने के बाद इस पॉइंट से इसे और बाहर बेंड होना चाहिए, क्योंकि जब डेंस मीडियम से रेयर में जाती है तो एंगल और इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन उन्होंने गलत शो की है, ये वाली सही है, लेकिन वायलेट कलर की रिफ्रैक्शन उन्होंने गलत शो की है, ऑपोजिट शो कर दी। और डी में भी सेम यही प्रॉब्लम है, रेड के लिए सही है, लेकिन वायलेट में उन्होंने दिखाया कि स्ट्रेट चली गई, कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। बी में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाहर जाने के बाद लाइट दोबारा से एयर में, तो उसका एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करके देखोगे यहाँ पर तो आपको वो क्लियर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी। 21, visible light has a wavelength in the range. What is the range of the frequencies of visible light? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वेवलेंथ मेंशन कर दी, इस रेंज में वेवलेंथ आपके पास वेरी कर सकती है, और फ्रीक्वेंसीज आपने बतानी है। अब विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है। आप v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी f इज इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा करेंगे, और इसी तरह से सेकंड के लिए भी v ओवर लैम्डा करेंगे, तो आपको दोनों फ्रीक्वेंसीज की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, उन्होंने कुछ भी ऐसा लिख कर नहीं दिया, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। -7। -7। इसका आंसर है 7.5, 10 टू द पावर 14। और इसके F2 के लिए आंसर जो आएगा 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 7 एक्सपोनेंट -7, 4.28 या 4.3 कर लेते हैं इसे। अच्छा, अब हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए, और कंपलसरी नहीं होता कि वो सेम रेंज आपको लिख कर दें। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जिस तरह से -7 और -7 लिखा था, और रियल वैल्यू इनकी जो है वो क्लोज क्लोज थी। ठीक है, 3 उसका डिफरेंस आ रहा था। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखो तो डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, और एक्सपोनेंट्स भी सेम है। यहाँ भी 14 रेंज आ रही है, यहाँ भी 14 रेंज आ रही है। तो बस अब आपने 14 रेंज को आइडेंटिफाई करना है। 14 रेंज सिर्फ ऑप्शन डी में अवेलेबल है। ठीक है। 4.3 और 7.5, बल्कि आंसर्स भी सेम ही आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं भी गिवन हो, लेट सपोज 4.3 की जगह पर वो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट कर दें, 7.5 की जगह पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, लेकिन रेंज जो होगी वो सेम ही आएगी। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे डिफरेंस इनका सेम था, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको इनका डिफरेंस सेम रेशियो से मिल रहा है। तो ऑप्शन डी। क्योंकि इनकी रेंज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि याद करने की जरूरत नहीं होती, वो आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस देते हैं। जिस तरह यहाँ इन्होंने रेफरेंस दिया
हमने स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसको खुद ही कैलकुलेट कर लिया, कुछ याद नहीं करने की जरूरत है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है, तो वो तो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट एक्स fires a starting pistol which produces a smoke and sound. Student Y is standing 100 meters away and sees the smoke the instant it is produced. The speed of sound in air is 340 meter per second. What is the time delay between the student Y seeing the smoke and hearing the sound? ठीक है, अब ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े करके आप जो है वो दो वुडन या ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्लैप भी कर सकते हो, वरना पिस्टल वाला एक्सपेरिमेंट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब नॉर्मली दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स का है, और स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें वो गिवन है। तो अगर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम किया जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल है 340, और डिस्टेंस यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो 340 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3.4। ठीक है, अब ये जो 3.4 बना आपके पास, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने टाइम डिले फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर आप इनके यूनिट्स को कंपेयर करोगे, अब वैसे 3.4 जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में उन्होंने लिख कर दिया हुआ है। अब डिस्टेंस, सॉरी स्पीड की अगर बात करें, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनके यूनिट्स को कंपेयर करोगे, अब ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में और ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर की है, यानी इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होगा, कुछ भी नहीं है। तो जब ये वैल्यूज आपके पास स्विच होंगी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/मीटर्स। अब ये मीटर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बेसिकली जो ऐसा यूनिट बन रहा है अभी फिलहाल इस टाइम का, ठीक है, टाइम का वैसे तो सेकंड होता है, लेकिन अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो जो एस आई यूनिट बन रहा है वो 1/सेकेंड, यानी S-1 इसका यूनिट बन रहा है पर सेकेंड, यानी ये 3.4 पर सेकेंड यूनिट बना है। ठीक है, लेकिन हमें जो यूनिट सारे ऑप्शंस में गिवन है वो सिर्फ सेकेंड है, उसमें कोई S-1 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। टाइम इज इक्वल्स टू 3.4 पर सेकेंड आया है। ठीक है, अब इस पर सेकेंड को अगर हम फ्लिप कर लें, ठीक है, तो अब ये टाइम पहले न्यूमरेटर में लिखा हुआ था 3.4, और उसकी जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा था सेकेंड, ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम उस वैल्यू को फ्लिप कर लें, उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1/3.4 अगर आप करते हो, ये 0.29 बनेगा, और इसका यूनिट भी जो है वो फ्लिप हुआ था। ठीक है, वो -1 है, वो चेंज होकर अब +1 बन जाएगा, यानी सिर्फ सेकेंड, 0.29। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है, जो कि इससे पहले शायद किसी क्वेश्चन में ना देखा हो। तो इक्वेशन वाइज अगर हम चेक करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर भी हो रही है कि इस इक्वेशन से हमने टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम फाइंड आउट करने में जो यूनिट बन रहा है वो पर सेकंड का बन रहा है, और उन्होंने जो यूनिट्स दिए वो सब सेकंड्स में है।
ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लास्ट में वर्किंग करनी पड़ी इसके यूनिट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए 0.29 सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 और 17। अब टोटल 6 क्वेश्चंस जो है वो वेव्स से इन्होंने ऐड किए हैं, क्योंकि इसके बाद अब मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। ये अब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 23, an unmagnetized piece of soft iron is placed close to a strong permanent magnet. तो ये सॉफ्ट आयरन है, ये परमानेंट मैग्नेट है। So what is the induced polarity of and x of the soft iron, and in which direction does the magnetic force act on the soft iron? तो पहले तो आपने पोलैरिटी बतानी है कि नॉर्थ पोल आएगा यहाँ पर या साउथ पोल आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन तो न्यूट्रल है बेसिकली, अनमैग्नेटाइज का मतलब उसमें कोई पोल नहीं है अभी, तो वो इसकी तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली उस पर साउथ पोल आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी पॉसिबल नहीं हो सकते। अब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन अब आपको पता है कि जब वो अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने की वजह से वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा सॉफ्ट आयरन। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। साउथ पोल इंड्यूस हुआ और सॉफ्ट आयरन परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन पूछी है सॉफ्ट आयरन की। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ प्लास्टिक रॉड इज रब विद अ क्लॉथ, और दोनों पे कोई ना कोई चार्ज आएगा। रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्लॉथ पे पॉजिटिव। अब इन्होंने एरोज शो किए हुए, डायरेक्शन शो की हुई है, उसमें आपने करेक्ट जो है वो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वर्किंग भी सही होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सही आइडेंटिफाई करनी है आपने। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपने चेक करना है। अच्छा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। अब रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अब रॉड पे नेगेटिव चार्ज आए, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हुए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लॉथ से मूव करके गए रॉड की तरफ। तो बस अब आपने एरो चेक करना है, यहाँ पर एरो जो है वो उन्होंने रिवर्स ड्रॉ किया है, सी में भी रिवर्स ड्रॉ किया और चार्ज भी गलत ड्रॉ किए, दोनों पे सेम ड्रॉ कर दिए। डी में भी सेम प्रॉब्लम है, सेम चार्जेस ड्रॉ किए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है, दोनों पे सेम चार्जेस नहीं आएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके रॉड की तरफ शिफ्ट हो गए। और नंबर ऑफ चार्जेस भी आप काउंट करोगे तो इक्वल मिलेंगे आपको, दोनों में 9 9 चार्जेस ड्रॉ किए। कभी कभार वो ऐसा भी करते हैं कि चार्जेस जो है वो अनइक्वल बना देते हैं और हमारा माइंड उस तरफ जाता नहीं है, तो हम सिर्फ डायरेक्शंस को देखकर उसे फाइनल कर देते हैं आंसर। So your last answer was B, yeah? हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर बी है, Okay, thank you. क्योंकि उन्होंने बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस ही ऐसे दिए कि क्लियरली जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि सी डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बस ए और बी में चॉइस रह जाएगी। बेसिकली जब ऑप्शंस बनाते हैं ना एमसीक्यूज में, तो उनकी लैंग्वेज में वो दो ऑप्शंस ऐसे रखते हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, और दो ऑप्शंस आपके पास बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, मतलब सी और डी रॉन्ग नहीं होते, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाते हैं कि अब उसमें पता है उन्होंने सी और डी किस सेंस में बनाया, क्योंकि किसी को लगेगा कि चार्जेस का जो ट्रांसफर शो करना है वो ऐसे शो करना है कि पहले क्लॉथ पे नेगेटिव थे, वो ट्रांसफर हो गए रॉड पे। ठीक है,
तो इस सेंस में भी कुछ लोग जो है वो सी या डी में से मार्क कर देते हैं, तो इसलिए उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ये एमसीक्यूज बनाते हुए अपनी लैंग्वेज में। लेकिन जिसने पूरी थ्योरी पढ़ी है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके लिए इजी हो जाता है फौरन से आइडेंटिफाई करना। अच्छा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एक वायर का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया की नहीं होती। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी गलत है। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये वाला पार्ट यहाँ तक सही है। एंड इनवर्सली टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है। सी, ठीक है। और डी भी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ तक पार्ट सही है। इनवर्सली टू डायमीटर, ये वाला पार्ट गलत है। एरिया के होता है, ठीक है, डायमीटर के नहीं। और यहाँ पे डायमीटर इन्होंने यूज किया हुआ है, तो डायमीटर का तो कोई लिंक था ही नहीं फॉर्मूला में। कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूला में नहीं है। ऑप्शन सी। 26 करंट वोल्टेज ग्राफ है। The diagram shows the current voltage graph for a metal wire. What can we deduce from the graph? करंट वोल्टेज सेम है, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ओम्स लॉ आप देखो, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो ये ग्रेडियंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी आपको। ग्रेडियंट सेम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ये ओम्स लॉ की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। सी देखते हैं। एज वोल्टेज इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, ठीक है। अब टेम्परेचर का आपको यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि ग्राफ में नहीं लिखा हुआ टेम्परेचर के बारे में कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्परेचर लिखा हुआ है। एज वोल्टेज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट आ रही है ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ऑप्शंस में सिर्फ वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस को लिंक किया और टेम्परेचर को, करंट की बात ही नहीं की। लेकिन ग्रेडियंट फाइंड आउट करके आपको पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस है। ऑप्शन डी 26 का आंसर। 27, a battery is connected to a circuit. It is switched on for 1 minute. During that time, there is a current of 0.4 ampere in the circuit and the battery supplies a total of 48 joules of energy. Which law gives the charge that passes and the EMF of the battery? इलेक्ट्रिक करंट मेंशन किया उन्होंने, टाइम मेंशन किया है और एनर्जी मेंशन की है, ठीक है। तो चार्जेस फाइंड आउट करने, चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। Q is equals to IT, 0.4, टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स। ट्वेंटी फोर कूलम्स चार्ज है। ऑप्शन ए और बी इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। और बाकी आपने जो है वो ईएमएफ को चेक करना है। तो एनर्जी गिवन है, E इज इक्वल्स टू VIT। अब हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, एनर्जी गिवन है। IT Q के इक्वल होता है, तो हम डायरेक्ट इसको Q से भी डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी जो है 48। ऑप्शन सी, डी, सी आएगा, ठीक है। एक बार आप Yes, कैलकुलेट, sir, it's C.
हाँ, इसलिए कैलकुलेशन कर दी। और ये क्यू की जगह पर आप चाहो तो वी आई से भी कर सकते हो, सॉरी करंट और टाइम से भी कर सकते हो, क्योंकि करंट और टाइम इक्वल होता है क्यू के, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्यू लिख दिया। ठीक है, एक ही बात बनती। तो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, आगे चले, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? और 28, द सर्किट डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल लैंप्स। ठीक है, दोनों लैंप्स बिल्कुल सेम है, पैरेलल में कनेक्ट है सेल के साथ। दी एमीटर एक्स वाई एंड जेड, तीन एमीटर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड कनेक्टेड है सर्किट में। ठीक है, और अब आपने बताना है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द करंट इज करेक्ट इन एक्स। एक्स के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। और करंट डिवाइड होने का मतलब ये कि यहाँ से जब करंट स्टार्ट होगा तो एक्स के पास तो मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि ये तो सीरीज में ना एमीटर, तो ये तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक्स एमीटर जो है वो आपको टोटल करंट शो कर रहा है, और वो करंट यहाँ पर आकर दो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है वो जेड का चला जाएगा, और यहाँ पे जो करंट है वो वाई वाला चला जाएगा। तो एक्स जो है वो बेसिकली इक्वल है वाई और जेड के सम के। इन दोनों का वैल्यू ऐड होकर आपको दोबारा से यहाँ पर एक्स के करंट के इक्वल मिलेगी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने ये सम वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट इज इक्वल टू द करंट इन वाई, नहीं ये नहीं होगा। इट इज लेस देन, ये भी नहीं होगा। इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट इन वाई एंड द करंट इन जेड। ठीक है, सी है। और इट इज इक्वल टू द डिफरेंस, नहीं डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वाई के इक्वल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, बेसिक्स बस आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिर से एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और इस सर्किट डायग्राम में है विच स्विचेस मस्ट बी क्लोज्ड फॉर द बेल टू रिंग विदाउट लाइटिंग द लैम्प। लैम्प को ऑन किए बगैर आपने जो है वो रिंग को जो बेल है उसको रिंग करना है। लैम्प ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्विच क्लोज होने का मतलब ये होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। B. बी, ओके, चेक करते हैं। बी, तो बेसिकली अब बी में लिखा है 1 और 3। तो 1 को कनेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे एंड से न्यूट्रल वायर का काम करके इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। और 3 आपने कनेक्ट किया। ठीक है, बेल में करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पे क्योंकि सर्किट ब्रेक है, करंट यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ से फ्लो हो जाएगा करंट, यहाँ से भी नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन है। और फिर वो यहाँ से होते हुए वापस सर्किट अपना कंप्लीट कर लेगा। सो 1 और 3। एसी जनरेटर। अच्छा, एसी जनरेटर की इन्होंने पोजीशन शो की है, जिसमें कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, अभी रोटेशन क्लॉकवाइज है। और एक कंपोनेंट भी लगा हुआ है वाई और एक्स। ठीक है,
और अब आगे देखते हैं क्या आप कह रहे हैं। द ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। तो ये रहे पॉइंट एक्स और वाई, इन दोनों की बात हो रही है और इसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया है। और उसके बाद है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस indicates that x is more positive than y। ठीक है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो x की मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू y। ठीक है, और अब आपने रोटेशन डायग्राम की आइडेंटिफाई करनी है। विच डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द कॉइल एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर जो है वो आपने इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये चीज पता है कि जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी कॉइल, यानी ऑप्शन ए और सी में आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कॉइल मिल रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मैक्सिमम पास होगी, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम पास होगी। ठीक है, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा ए में और ईएमएफ मैक्सिमम होगा सी में। सी, ओके। और अब आपको ये चीज क्लियर है कि ये पॉइंट पी जो है ये मैक्सिमम को ही शो कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये जीरो के होते हैं, तो हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम है। और उसके बाद पॉइंट पी, अब यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर वाई कनेक्टेड था, यहाँ पे एक्स कनेक्टेड है। अब ऑप्शन ए और सी को अगर हम कंपेयर करें, तो आप इनके कॉम्बिनेशंस को अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, ये वाई का कनेक्शन है, ये एक्स का कनेक्शन है, ये अब वाई का कनेक्शन है और ये एक्स का कनेक्शन है। वाई और एक्स, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शो किया है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पॉइंट पी जो है वो बेसिकली सी में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन को। ठीक है, और उन्होंने ये चीज मेंशन की हुई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा एक्स का वो मोर पॉजिटिव है देन वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है करंट जो फ्लो कर रहा होगा एक्स की डायरेक्शन से फ्लो करेगा वो मोर पॉजिटिव है, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी यहाँ से। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है मैक्सिमम चेंज के लिए। और 31 में है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The arrow shows the initial direction of motion of the electron. The direction of the magnetic field is into the plane या into the paper. In which direction does a force act on the electron when it enters the magnetic field?
अब इसमें बेसिकली अगर आप डायरेक्ट इसको आंसर करना चाहते हो तो आपको एक चीज याद होगी कि हम न्यूक्लियर में अल्फा बीटा और गैमा को डायरेक्शंस उसकी जो है वो ड्रॉ करते थे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज में से एक ये था कि वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड में आप वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको अल्फा बीटा और गैमा की ओरिएंटेशंस याद हो, ठीक है, तो अल्फा जो है वो बेंड होती है इस डायरेक्शन में, और बीटा जो है वो और गैमा स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, वरना अगर आपको ये याद नहीं भी है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर इनटू द पेपर की ओरिएंटेशन। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स स्क्रीन है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हो, लेट सपोज यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब आप फर्स्ट फिंगर को सेटअप करोगे, वो फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो इनटू द पेपर की डायरेक्शन में सेट होनी चाहिए। फिर सेकंड फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये हम थ्योरी में भी डिस्कस कर रहे थे, कि जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है ना, अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नॉर्मली जो करंट होता है कन्वेंशनल, वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी नेगेटिव सोर्स यहाँ पर है, और नेगेटिव सोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, तो दूसरे एंड पर अगर पॉजिटिव होता लेट सपोज, तो पॉजिटिव यहाँ पर होता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर करते हो, ठीक है, आपने इसे करंट कंसिडर किया, अब फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स स्क्रीन हो गई। ठीक है, और जैसे अगर आपके पास सामने लैपटॉप की स्क्रीन है तो फर्स्ट फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करेगी, और जो सेकंड फिंगर होगी वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पॉइंट करेगी। ठीक है, सेकंड फिंगर राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रही होगी स्क्रीन के, और जो थंब होगा, अब थंब इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थंब इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगेन वही वाली बात कि यहाँ पर तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब जब हम करंट की बात करते हैं, ठीक है, करंट में हम कन्वेंशनल यूज करते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड आ रही है। इस डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने का रीजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो किया उन्होंने। ठीक है, और जो हमने पढ़ा है बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल में, उसमें जो करंट होता है वो कन्वेंशनल होता है, यानी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहिए। तो इस डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दो, और ये हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इस एंड पर है तो पॉजिटिव आपके पास इस एंड पर होगा, तो बेसिकली करंट यहाँ से फ्लो होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। तो इस ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभार इलेक्ट्रॉन की वजह से। बस इसमें एक तो ये बात याद रखनी है कि करंट जो हमने लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में पढ़ा है वो कन्वेंशनल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था
कि नेगेटिव टू पॉजिटिव भी फ्लो कर सकता हो, ऐसी कोई भी हमने उसमें जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं की थी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है, आप इसको इनिशियली करंट कंसिडर करके सॉल्व कर लो, फिर जो भी डायरेक्शन आए ना उसे रिवर्स कर दो, इजी रहेगा। वरना अगर पहले से रिवर्स करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि डायग्राम में ऑपोजिट कुछ बन रहा है और आप उसके ऑपोजिट काम कर रहे होगे, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन कंसिडर करो, जो भी आंसर आए उसे रिवर्स कर दो। रिवर्स करने की हमें लॉजिक पता है, क्योंकि ये करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव से जा रहा है। ठीक है, तो जब आप रिवर्स कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। अल्फा बीटा के नोट्स में आप देखोगे तो वहां पर हमने अल्फा और बीटा की जो डिफ्लेक्शन ड्रॉ की थी वो इसी तरह से की थी। तो वो ऑलरेडी डिफाइन वहां पर होती है और उसकी लॉजिक जो है वो लेफ्ट हैंड रूल से डिफाइन की जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है वो सी बनेगा। ठीक है, और 32 है, विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रांसफॉर्मर इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या लिखी है, फिर उसमें से देखते हैं ट्रांसफार्मर पे कौन सी फिट हो रही है। देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द आयरन कोर फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो आयरन कोर में बेसिकली करंट फ्लो नहीं करता, वो तो प्राइमरी कॉइल में करता है। ठीक है, आयरन कोर तो मैग्नेटिक सपोर्ट के लिए बनाया गया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड को वो फ्लो करवा सके सेकेंडरी तक। तो आयरन कोर में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम यही लिखा है उन्होंने, करंट इन दी आयरन कोर, तो ये वाली बात भी गलत है। ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये वाली बात सही है यहाँ तक। इंड्यूसेस अ डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट नहीं होता, जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो वहां पर भी ऑल्टरनेटिंग ही बनेगा। तो अब एक ही चॉइस बचती है, डी। An alternating current in the primary coil induces an alternating voltage across the secondary coil. D is the right answer. तो 32 पर आकर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी एंड हो गए। शायद इसमें 10 क्वेश्चन ऐड थे इलेक्ट्रिसिटी के, 22 पे हमने वेव्स को एंड किया था। अब यहाँ से जो है वो न्यूक्लियर स्टार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 33, हाउ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म फ्रॉम एटम। ठीक है, अच्छा, आइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, केमिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी इसको तो क्लियरली पता है, अगर नहीं भी पढ़ी तो बेसिकली आइंस में ये होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन तब बनता है जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, कि अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेस उसमें क्वांटिटी में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। और जो गेन कर रहा होता है नेगेटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा एटम से, और नेगेटिव आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे एटम में। ठीक है, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन के दो ऑप्शन है, सी और डी, और ऐड इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ऑप्शन है, सी। तो पॉजिटिव आयन तब बना जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, और नेगेटिव आयन तब बना जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी। तो दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होती है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 34, a nucleus of element x is represented by, ठीक है, एक एलिमेंट है x, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, विच इज एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट x। अब आइसोटोप ढूंढना है। ठीक है, और आइसोटोप की बहुत सिंपल क्लियर डेफिनेशन है कि सेम प्रोटॉन नंबर ढूंढने होते हैं।
तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ एक में ही है, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो 26 सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और डेफिनेटली ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं। और 35, a radioactive source is placed near a detector connected to a counter. "210 counts are recorded by counter in 3 minutes. Background count rate is 20 counts per minute. What is the recorded count rate for the radioactive source?" Option A. Okay. ठीक है, 210 जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं 3 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो है वो 3 मिनट्स का दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम जो है वो 1 मिनट का दिया है। ठीक है, तो 20 काउंट पर मिनट्स बैकग्राउंड रेडिएशन। तो 210 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे 1 मिनट पे लेकर आते हैं, ये 200 काउंट्स जो है वो ये 3 मिनट्स के हैं। इसे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाएगा। 1 मिनट का काउंट रेट जो है वो 70 बनेगा। 70 काउंट्स पर मिनट। 70 काउंट्स पर मिनट का मतलब ये हुआ कि 70 में से आप 20 को माइनस करेंगे बैकग्राउंड रेडिएशन। तो बिल्कुल सही, आपके पास ऑप्शन ए बनेगा, 50 काउंट्स पर मिनट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा उन्होंने 3 मिनट्स ऐड करके ट्रिक किया क्वेश्चन को। बहुत सारे लोग हो सकता है 210 में से 20 माइनस करके सी को भी टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन टाइम जो है वो उसमें रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 3 मिनट्स दिया है। नॉर्मली थ्योरी में ऐसा नहीं करते, वो बहुत रेयर ही होगा कि ऐसा कुछ हमने देखा होगा। और 36, द बैकग्राउंड काउंटेड मेजर बाय रेडिएशन काउंटर इज 40 with the counter close to a radioactive source. The counter reading is 960 counts per minute. The half-life of the source is 20 minutes. What is the counter reading 1 hour later? ठीक है, तो 20 मिनट्स का मतलब ये है कि 20 + 20 + 20, ये बन गए 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब है 1 आवर। ठीक है, तो टोटल जो है वो 3 हाफ लाइफ होंगी यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। तो टोटल 3 हाफ लाइफ होनी चाहिए। 3 हाफ लाइफ के बाद जो है वो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हाफ लाइफ के बाद आपने चेक करना है कि वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ करते हैं। 960 वैल्यू, 480, 240, अच्छा इसमें सॉरी बैकग्राउंड रेडिएशन सब्ट्रैक्ट करना भूल गए। तो 960 में से पहले बैकग्राउंड को हटा देते हैं। 920 काउंट्स पर मिनट को अब हाफ लाइफ करनी है। अब 920 है, 920 का हाफ लाइफ करेंगे फर्स्ट टाइम में। फोर सिक्सटी हो गया। 230, 100, 15। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर आया है आफ्टर 1 आवर
115 काउंट्स पर मिनट। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में होता ये है कि यहाँ पर अब आपने बैकग्राउंड रेडिएशंस को वापस इसमें ऐड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है व्हाट इज द काउंटर रीडिंग 1 आवर लेटर। सो काउंटर रीडिंग का मतलब है काउंटर तो बैकग्राउंड को काउंट करेगा, उसे तो नहीं पता कि बैकग्राउंड को माइनस भी करना है, वो तो बैकग्राउंड की ऐड करके वैल्यूज को बताता है। ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें ओरिजिनली पता चल सके कि जो सोर्स रखा है उसकी अपनी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो सोर्स की अपनी वैल्यू जो है वो 920 थी। ठीक है, 960 मीटर आपको रीडिंग बता रहा था। ठीक है। ये वाली रीडिंग आपको काउंटर बता रहा था। उसे नहीं पता कि इसमें बैकग्राउंड कितनी है, सोर्स की कितनी है। वो आपको पता है क्योंकि आपने पहले बैकग्राउंड नोट कर ली रेडिएशन उसको ऑन करके, और फिर उसके बाद जो है वो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि 920 की एक्चुअल रीडिंग थी, 920 के हाफ लाइफ करके हम 115 तक पहुंचे। अब इसमें दोबारा से बैकग्राउंड रेडिएशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि काउंटर तो उसे भी काउंट करेगा लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है काउंटर की बात हो रही है। तो अगर काउंटर का रेफरेंस ना हो, ठीक है, अगर वो आपको सिंपल क्वेश्चन दे उसमें कोई भी ऐसा काउंटर का रेफरेंस गिवन ना हो, तो फिर हम दोबारा से ऐड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ रेफरेंस होता नहीं है। तो बेसिकली डिवाइस तो नॉर्मल अपनी वर्किंग करेगी और वो फाइनल रीडिंग आपको 155 ही दिखाएगी। ठीक है। और फिर वो ये आप उसमें तो 40 हटाकर ये बोल सकते हो कि 115 जो है वो सोर्स की रीडिंग थी, लेकिन काउंटर जो है वो 155 दिखाएगा, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड इंक्लूडेड है। तो बैकग्राउंड शुरू में हम लिख देते हैं, तो उससे जो भी पढ़ेगा उसको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या चीज़ इंक्लूड की है और क्या चीज़ एक्सक्लूड की है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा न्यूक्लियर के। अब लास्ट के जो क्वेश्चन हैं, हाउ मच आउट ऑफ 40 इज एन ए। इसमें जो है वो 26, आई थिंक 25 26 पे बन जाता है इजीली, मैक्सिमम भी अगर जाया जाए। अगेन इसमें भी वही बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी वेव और जर्नल का पार्ट अच्छा कर लेते हो ना, तो आप बहुत क्लोज होते हो ए स्टेरिक के, क्योंकि आपने इनका वेटेज देखा बहुत ज्यादा था। 13 क्वेश्चन सिर्फ जर्नल के ही थे और 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के थे, 23 तो यही हो गए। वेव्स के आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन भी आप मिला लो तो 30 तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाते हो। ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं होता इसमें। सेम वही थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 37 अब स्पेस से रिलेटेड है। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट टू द सन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्लैनेट। हमने पढ़ा था कि शुरू के 4 प्लैनेट जो है वो सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं, और आखिर के 4 जो है वो गैशियस होते हैं, प्लूटो को एक्सक्लूड करके वो डार्क प्लैनेट होता है। तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट होगा और वो रॉकी होगा, क्योंकि इसमें मरकरी गैशियस लिख दिया है, गलत है, और वीनस का सीक्वेंस तो बनता ही नहीं है। ऑप्शन ए। और अगर इसका सीक्वेंस किसी को नहीं भी याद, वैसे तो सबको याद होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं भी याद तो इसका सीक्वेंस आप ऐसे याद कर सकते हो। माई वेरी मदर। और अब आप देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। बाकी लास्ट में जो आपको पसंद हो आप वो लिख दो। ठीक है। तो सीक्वेंस अगर नहीं याद तो इसे स्टेटमेंट से भी याद करते हैं, और ये आपको कॉमनली मिल जाती है।
सर्च करोगे आप इसकी राइमिंग फॉर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, तो बहुत सारी मिल जाती है। मोस्ट कॉमनली ये है और एक और भी है, तो उससे भी सीक्वेंस आप याद रख सकते हो। अच्छा, 38 है, अ स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ at a distance of 7,000 kilometers from the Earth's center. It makes 15 orbits in every 24-hour period. What is the speed of the space station in its orbit? Speed find out करनी है। Distance given है। Orbits the Earth at a distance। अब space station है ना, तो basically अगर अर्थ यहाँ पर है, let's suppose, तो उसके अराउंड एक ऑर्बिट होगा जिसमें स्पेसशिप, सॉरी, सैटेलाइट स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ को थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर जो है वो स्पेस स्टेशन है, तो डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे रेडियस ही होता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ऑर्बिट लिखा हुआ है। एंड इट मेक्स 15 ऑर्बिट्स इन एवरी 24 आवर पीरियड। ठीक है, इसका मतलब है एक आवर में आपको नहीं पता कि कितने ऑर्बिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 2 पाई r/t अब 2 पाई r की जगह पर जो है वो 7,000 किलोमीटर्स में ले रहे हैं, क्योंकि सारी यूनिट्स भी किलोमीटर्स में ही है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम जो है वो ये देखना है कि टोटल 15 ऑर्बिट्स है ना, तो 24 डिवाइडेड बाय 15 अगर हम करते हैं, वन पॉइंट सिक्स, मतलब एक आवर में 1.6 ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएंगे। सॉरी, 1.6 आवर में एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो टाइम होगा वो हम 1.6 यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल टी होता है ये टाइम फॉर वन ऑर्बिट होता है। कैपिटल टी लिखते हैं इसलिए क्योंकि ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और इसका आंसर जो है वो इक्वल होगा 27492। तो कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखो, राउंड ऑफ 27,000, ऑप्शन डी। ठीक है, और बाकी दो क्वेश्चन जो और हैं इसमें, क्योंकि स्पेस से ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच न्यूक्लियर रिएक्शन पावर्स अ स्टेबल स्टार। न्यूक्लियर रिएक्शन बताना है कि जो स्टार को पावर अप कर रहा है, फ्यूजन होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ अ क्रिप्टॉन न्यूक्लियस, तो क्रिप्टॉन तो यूज ही नहीं किया था हमने उसमें। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनाता है, सिंपल सी बात थी। हाइड्रोजन के जो है वो आइसोटोप्स होते हैं जो कंबाइन होंगे, और वो
हीलियम बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और फिर उसके बाद जो है वो 40 क्वेश्चन में लिखा है विच स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार आर लिस्टेड इन द ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंस आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट है। अब सबसे पहले इंटरस्टेलर ऑफ डस्ट क्लाउड। ठीक है, डस्ट क्लाउड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि स्टेबल स्टार फिर प्रोटो स्टार, हालांकि प्रोटो स्टार पहले होना चाहिए था। ठीक है, इसका सीक्वेंस पहले आना चाहिए था, तो इसका मतलब है ऑप्शन ही नहीं होगा पॉसिबल। फिर प्रोटो स्टार, रेड जाइंट, फिर स्टेबल स्टार, ये भी रिवर्स कर दिया। रेड जाइंट बाद में आएगा स्टेबल के बाद, तो ये सीक्वेंस भी गलत है। फिर रेड जाइंट के बाद वाइट डार्क प्रोटो स्टार को एंड में ले गए। ठीक है, हालांकि प्रोटो स्टार जो है वो पहले आएगा सबसे, तो सी भी सही नहीं है। और डी में स्टेबल स्टार, रेड जाइंट, वाइट डार्क, ये सीक्वेंस सही है, क्योंकि स्टेबल के बाद ही वो रेड जाइंट या सुपर रेड जाइंट बनता है, फिर वो डार्क या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन डी। ठीक है।